नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कार्बन है उसके यौगिक, इसके दूसरे पार्ट में आज हम हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे। और जो भी साथी पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखें और आप आराम से इसके नोट्स भी बना सकते हैं। और इससे बार परीक्षा में कभी भी कोई भी प्रश्न पूछे जाने की कोई भी संभावना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पिछली वीडियो में हमने कार्बन के बारे में पढ़ा था कि भाई कार्बन कहते किसे हैं, कार्बन की विशेषता क्या होती है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रो और कार्बन से। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये दोनों योग करके जो यौगिक बनाते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो यौगिक बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4 यानी मेथेन, C2H6 एथेन, C2H4 यानी एथीन। ठीक है, इनमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, ये दोनों मिलकर एक यौगिक बनाते हैं और उस यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण की हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। एक होता है विवरंत श्रृंखला युक्त और एक होता है सैवरंत श्रृंखला युक्त। तो विवरंत श्रृंखला और सैवरंत श्रृंखला युक्त दो प्रकार होते हैं हाइड्रोकार्बन के। विवरंत श्रृंखला का दूसरा नाम होता है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और सैवरंत श्रृंखला का दूसरा नाम होता है चक्रीय हाइड्रोकार्बन। विवरंत श्रृंखला जो है इसे एलिफेटिक यौगिक का निर्माण होता है और सैवरंत श्रृंखला जो है इससे वलय से युक्त यौगिक का निर्माण होता है। तो हाइड्रोकार्बन जो है उसके दो भाग होते हैं, विवरंत श्रृंखला युक्त और सैवरंत श्रृंखला युक्त। विवरंत को ही अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं और इसके अंदर एलिफेटिक यौगिक का निर्माण होता है। और सैवरंत श्रृंखला की बात करें तो इससे चक्रीय हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है और इसे वलय युक्त यौगिक जो है इनका निर्माण होता है। अब हम विवरंत श्रृंखला की बात करें तो विवरंत श्रृंखला के दो प्रकार होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। विवरंत श्रृंखला के ही भाग होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो भाग होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। और संतृप्त का केवल एक ही भाग बनता है जिसका नाम होता है एल्कीन। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, तो एल्कीन और एल्काइन जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और अगर सैवरंत श्रृंखला की बात करें तो इसके अंदर दो प्रकार के यौगिक बनते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। एक एलिसाइक्लिक यौगिक होता है और एक एरोमेटिक यौगिक जो है वो होता है। अभी तक हमने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन जो है कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित जो यौगिक है हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण की बात करें तो दो आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। एक तो होते हैं विवरंत श्रृंखला युक्त और एक होते हैं सैवरंत श्रृंखला युक्त। विवरंत श्रृंखला को ही अचक्रीय हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक यौगिक और सैवरंत श्रृंखला को चक्रीय हाइड्रोकार्बन या वलय युक्त यौगिक कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण होता है एल्कीन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का होता है एल्कीन और एल्काइन। और वहीं संतृप्त श्रृंखला की बात करें तो इसमें एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक जो यौगिक है इनका निर्माण होता है। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन इनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। मतलब जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, इनके मध्य केवल एकल बंध का निर्माण हो तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल बंध होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मैथेन, एथेन, भाई जिसमें एन की ध्वनि आए, जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस प्रकार से जो भी बनते हैं वो सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं।
तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में याद रखना है कि इनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध जो है वो पाया जाता है, और इसका उदाहरण है मैथेन। जैसे ये देखो मैथेन, मैथ में एक कार्बन होता है, चारों तरफ हाइड्रोजन लगेंगे 4 संयोजकता पूरी करने के लिए, तो सूत्र बनेगा CH4। ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है तो CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, इससे बनेगा एथेन। नामकरण हम नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंदर आपको पूरा नामकरण सिखाया जाएगा, भाई किसी भी जो कार्बनिक यौगिक है उसका नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, फिर हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, और फिर हमने पढ़ा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? संतृप्त में पढ़ा था कि जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध भी पाया जा सकता है या त्रिबंध। द्विबंध या त्रिबंध दोनों में से कोई भी अगर पाया जाए तो उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य, जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन है, इनके मध्य द्विबंध है। इधर देखो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, इनके मध्य त्रिबंध पाया गया है। मतलब जिनके अंदर या तो द्विबंध हो या त्रिबंध हो, तो वो सारे के सारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, एथीन हो गया, प्रोपाइन हो गया, ये सब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार हैं। नामकरण कैसे होता है ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखें कि भाई संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता हो। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होती हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध भी हो या त्रिबंध भी पाया जाए। ठीक है, और असंतृप्त का उदाहरण हमने पहले ही पढ़ा था, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होते हैं। एलिसाइक्लिक यौगिक जो है ये एलिफेटिक होते हैं, ये एलिफेटिक होते हैं। एलिसाइक्लिक जो यौगिक हैं ये एलिफेटिक होते हैं, जलाने पर बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं। जलाने पर बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलती हैं। कई बार हम बहुत ज़्यादा पढ़ने के प्रयास में रह जाते हैं और फिर हम सोचते हैं पता नहीं परीक्षा में प्रश्न कहाँ से आया है, और परीक्षा में प्रश्न बिल्कुल बेसिक्स लाइन जो है उनसे ही प्रश्न आता है। जैसे अभी इसको प्रश्न ये बना दिया जाए कि भाई एलिसाइक्लिक यौगिक जो है वो जलाने पर ये बिना शब्द हटा दे और सीधा दे दे कि धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं, तो ये कथन ऑटोमेटिकली ही गलत हो जाएगा, क्योंकि एलिसाइक्लिक यौगिक जो हैं जो एलिफेटिक भी होते हैं और जलाने पर ये बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं। तो याद रखिए परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, और कई बार हम बहुत ज़्यादा एडवांस पढ़ने के चक्कर में बेसिक्स कंसेप्ट हैं उनको ही गलत कर देते हैं। तो एलिसाइक्लिक का उदाहरण है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन जो है वो एलिसाइक्लिक जो यौगिक है उसका उदाहरण है। ठीक है, जैसे CH2 CH2 CH2, साइक्लो मतलब एक चक्कर जो बनता है, जैसे ये संरचना है ये साइक्लो कहलाती है। हेक्स, हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6, इसीलिए इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। तो एलिसाइक्लिक यौगिक फिर से हम बात करते हैं कि ये एलिफेटिक होते हैं, जलाने पर बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं। उदाहरण हो गया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, चलिए अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, फटाफट 1 मिनट में देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन पढ़ा कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो यौगिक बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा विवृंत श्रृंखला और सैवृंत श्रृंखला। विवृंत में पढ़ा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त में होता है एल्कीन और एल्काइन। सैवृंत में हमने पढ़ा एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अभी तक हम संतृप्त असंतृप्त पढ़ चुके हैं, एलिसाइक्लिक अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, संतृप्त हमने पढ़ा कि भाई इनमें कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। फिर हमने पढ़ा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध भी होता है या त्रिबंध भी पाया जाता है। फिर हमने पढ़ा एलिसाइक्लिक यौगिक, भाई ये एलिफेटिक यौगिक होते हैं जो जलाने पर बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं, और उदाहरण हो गया साइक्लोहेक्सेन। चलिए अब हम पढ़ेंगे एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं?
एरोमेटिक यौगिक जो है इनको जलाने पर काले धुएं के साथ जलते हैं। दोनों में फ़र्क देखो, एलिफेटिक तो अभी एलिसाइक्लिक तो हमने ये पढ़ा था, या एलिफेटिक में हमने पढ़ा कि बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं इनको जलाने पर ये काले धुएं के साथ जलते हैं। ठीक है, वह अन्य एरोमेटिक गुण जो है वो दर्शाते हैं। और एरोमेटिक का उदाहरण है बेंजीन। बेंजीन जो है वो एरोमेटिक यौगिक का उदाहरण होता है। जैसे ये बेंजीन की संरचना है, कार्बन है, चारों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, या फिर इस प्रकार से बेंजीन की संरचना बनती है। ठीक है, और इसके अंदर ध्यान रखें, बेंजीन के अंदर 1 2 3 दोहरे बंध होते हैं। 3 जो है वो द्विबंध पाए जाते हैं। 3 जो है वो द्विबंध पाए जाते हैं। ठीक है, कि बेंजीन के अंदर 3 द्विबंध जो है वो पाए जाते हैं। तो एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, इनको जलाने पर काले धुएं के साथ ये जलते हैं। ठीक है, और एरोमेटिक का उदाहरण है बेंजीन, और बेंजीन के अंदर 3 द्विबंध जो है वो पाए जाते हैं। तो लगभग हमने हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के जो प्रकार बनते थे उनके बारे में पढ़ा। आप अच्छे से इनके नोट्स बनाइए, बार बार इनकी रीडिंग करेंगे तो ये बिल्कुल आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। PYQ क्लासें देखने मात्र से ही परीक्षा में प्रश्न सही नहीं होता है। जब तक आप किसी टॉपिक को ढंग से एक बार नहीं पढ़ोगे तब तक प्रश्न परीक्षा में सोल्व करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कार्बन यौगिकों की नामपत्ति। भाई कार्बन यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, क्या क्या पद्धतियाँ थी, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो कार्बन यौगिकों की नामपत्ति की बात करें तो 3 पद्धतियाँ होती है, रूढ़ पत्ति, व्युत्पन्न पत्ति और IUPAC पद्धति। पहली रूढ़ पत्ति, दूसरी व्युत्पन्न पत्ति और तीसरी IUPAC पद्धति। IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, कई बार परीक्षा में ये पूरा प्रश्न ही पूछ लिया जाता है कि IUPAC का पूरा नाम बताइए। तो IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, और कार्बन यौगिकों के नामकरण की 3 पत्तियाँ होती है। एक होती है रूढ़ पत्ति, एक होती है व्युत्पन्न पत्ति और तीसरी होती है IUPAC पत्ति। IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। तो अब हम कार्बन यौगिकों के नामकरण की अलग अलग पद्धतियों के बारे में पढ़ रहे हैं, और 3 प्रकार की पद्धतियां हम डिटेल से पढ़ेंगे, रूढ़ पत्ति, व्युत्पन्न पत्ति और तीसरी होगी IUPAC पत्ति, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ पत्ति के बारे में। रूढ़ पत्ति क्या थी? इस पद्धति में कार्बन यौगिकों का नामकरण उनके प्राकृतिक स्रोत अथवा गुणों के आधार पर दिया जाता था। ठीक है, तो याद रखें कि रूढ़ पत्ति में कार्बन यौगिकों का नामकरण उनके प्राकृतिक स्रोत और गुणों के आधार पर किया जाता था। रूढ़ पत्ति के अंदर जो कार्बन यौगिक होते थे उनका नामकरण या तो उनके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर या उनके अंदर जो गुण पाए जाते हैं उनके आधार पर जो है वो किया जाता था। तो पहला कंसेप्ट हो गया अपना रूढ़ पत्ति। रूढ़ शब्द से ही पता चल रहा है, रूढ़ यानी प्राचीन समय के अंदर जिसके अंदर प्राकृतिक स्रोत या गुण के आधार पर ही उस कार्बन यौगिकों का जो नामकरण है वो किया जाता था। जैसे CH4 मेथेन को कहते हैं, इसका रूढ़ नाम था मार्श गैस। मेथेन का रूढ़ नाम था मार्श गैस। ये मार्श गैस नाम कहाँ से पड़ा? क्योंकि मेथेन गैस जो है वो दलदल से प्राप्त हुई थी। मेथेन गैस जो है वो दलदल से प्राप्त हुई थी, और दलदल वाला जो स्थान होता है उसको मार्शी बोलते हैं। दलदल वाले स्थान को मार्शी कहते हैं, इसीलिए इस गैस का नाम क्या रहा? मार्श गैस। ठीक है, तो ये मार्श गैस नाम जो है ये रूढ़ पत्ति के अंदर प्राकृतिक स्रोत जहाँ से वो प्राप्त हुई थी उसके आधार पर रखा गया। तो याद रखें CH4 का मतलब होता है मेथेन, और ये मार्श गैस जो है इसे मार्श गैस भी कहते हैं, और ये दलदल से प्राप्त होती है और दलदल को मार्शी बोलते हैं।
मार्शी स्थानों से प्राप्त होने के कारण इसे मार्श गैस कहते हैं। फिर नेक्स्ट ध्यान रखें, CH3OH, CH3OH अगर इसका पूरा नाम देखें तो इसको कहेंगे मैथेनॉल। CH3OH अगर बात करें मैथेनॉल, इसका दूसरा नाम होता है कास्ट स्प्रिट। दूसरा नाम होता है कास्ट स्प्रिट। कास्ट यानी लकड़ी और स्प्रिट यानी भंजन। भाई लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त हुई थी, इसीलिए इसको हम कास्ट स्प्रिट भी बोलते हैं। तो याद रखें CH3OH जो है इसका रूट नाम होता है कास्ट स्प्रिट। और परीक्षा में कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपको दे देगा कि CH3OH जो है इसका रूट पत्ती में कार्बनिक यौगिक का नाम क्या होता है। तो रूट पत्ती में इसका नाम होता है कास्ट स्प्रिट। और कास्ट स्प्रिट नाम कहाँ से आया, क्योंकि ये लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होती है। उसके बाद में आता है CH3COOH। CH3COOH जो है इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और ये सिरका जो होता है, सिरका का लैटिन भाषा में शब्द होता है एसिटम, और एसिटम से ही शब्द आया है एसिटिक अम्ल। भाई सिरके को हम लैटिन भाषा में बोलते हैं एसिटम, और उसी एसिटम से शब्द लिया गया है एसिटिक अम्ल। तो याद रखें CH3COOH जो है जिसका रूट नाम होता है एसिटिक अम्ल, और ये नाम सिरके को लैटिन भाषा में एसिटम कहते हैं, इसीलिए इस पूरे कार्बनिक यौगिक का नाम जो है वो एसिटिक अम्ल रखा गया। तो याद रखें CH4 मार्श गैस को कहते हैं, CH3OH कास्ट स्प्रिट कहते हैं, CH3COOH एसिटिक अम्ल होता है। इसके बाद में आता है HCOOH। HCOOH रूट नाम है फार्मिक अम्ल। HCOOH का रूट नाम होता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल नाम कहाँ से आया, क्योंकि ये चींटी से प्राप्त होता है, चींटी से प्राप्त होने वाला अम्ल है, और चींटी को इंग्लिश में बोलते हैं फार्मिका। ये फार्मिका जो चींटी है इसी से ये शब्द आया है जिसका नाम होता है फार्मिक अम्ल, और इसका सूत्र होता है HCOOH, फार्मिक अम्ल। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है, ये C है कार्बन, C है कार्बन, इससे जुड़ा हुआ है COOH ओइक अम्ल, OH ओल ग्रुप, CH3H, इसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। ठीक है, और ये लैक्टिक अम्ल नाम कहाँ से आया, क्योंकि ये लैक्टम दूध से प्राप्त होने के कारण इसका नाम जो है वो लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, कि लैक्टम यानी दूध से प्राप्त होता है, इसीलिए इस यौगिक का नाम क्या रखा गया, लैक्टिक अम्ल। तो आपको याद रखना है CH4 मार्श गैस को कहते हैं, CH3OH इसे कास्ट स्प्रिट बोलते हैं, CH3COOH इसका नाम एसिटिक अम्ल है, HCOOH फार्मिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। ठीक है, ये सारे रूट पत्ती से प्राप्त किए गए नाम हैं इनके। अब रूट पत्ती के अंदर 3 प्रकार के समूह होते हैं, आपको बस इतना ध्यान रखना है। रूट पत्ती में यौगिकों के नामकरण के 3 समूह होते हैं। एक N यानी नॉर्मल के लिए, जिसमें सीधी श्रृंखला होती है, उसके लिए N ग्रुप। आइसो का मतलब होता है कोई भी ऐसे कार्बन है और उस कार्बन से 2 CH3 जुड़े हों इस प्रकार से, तो ये आइसो ग्रुप होता है। और यदि एक कार्बन है और उसके चारों तरफ CH3 जुड़े हुए हो, यदि एक कार्बन के चारों तरफ CH3 जुड़े हो तो इसके लिए नियो समूह कहते हैं। तो याद रखें रूट पत्ती में यौगिकों के नामकरण के लिए 3 समूह काम करते हैं। एक तो नॉर्मल जिसके अंदर सीधी श्रृंखला के अंदर कार्बन जुड़े होते हैं, आइसो ग्रुप के अंदर एक कार्बन के दोनों तरफ CH3 जुड़े होते हैं, और नियो समूह के अंदर कोई एक कार्बन केंद्र में होता है और उसके चारों तरफ CH3 जो समूह है वो जुड़ा हुआ होता है, इसे हम नियो समूह कहते हैं। तो ये था रूट पत्ती के बारे में। अब हम नेक्स्ट पत्ती के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है व्युत्पन्न पत्ती। तो अब हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न पत्ती। अच्छा, व्युत्पन्न पत्ती क्या होती है कि इस पत्ती में कार्बन यौगिकों का नामकरण जो है वो उनके सरल यौगिकों का व्युत्पन्न मानकर किया जाता है। मतलब ये जो व्युत्पन्न पत्ती है इसके अंदर जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है उनके सरल यौगिकों का व्युत्पन्न मानकर किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें CH4 यानी मेथेन की, तो मेथेन का व्युत्पन्न नाम होता है ट्राईमेथिल मेथेन, ट्राईमेथिल मेथेन। अगर हम एसिटिक अम्ल CH3COOH की बात करें तो
इसका व्युत्पन्न नाम होता है आइसोप्रोपिल या एसिटिक अम्ल। आइसोप्रोपिल या एसिटिक अम्ल। अब हम नेक्स्ट पत्ती की तरफ बढ़ते हैं। परीक्षा में लगभग प्रश्न इसी पत्ती से पूछे जाते हैं और इस पद्धति का नाम है IUPAC पत्ती। IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। IUPAC पत्ती के अंदर जो नामकरण करते हैं तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की सबसे मान्य विधि जो है वो IUPAC विधि है। भाई कार्बनिक यौगिक जो है उनकी सबसे मान्य विधि की बात करें तो वो IUPAC पत्ती होती है। इसका नामकरण कैसे करते हैं, देखो इसके नामकरण के चरण क्या है। नंबर 1, हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बन यौगिक के परमाणु में उपस्थित सबसे पहले जो कार्बन परमाणु की संख्या है, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसका पूर्वलग्न लिखा जाता है। कार्बन गिन लेते हैं कि एक कार्बन है, 2 है, 3 है, 4 है। जैसे एक कार्बन को मैथ कहते हैं, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट। तो सबसे पहले हम कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हम उसका पूर्वलग्न लिख देते हैं, ठीक है। फिर कार्बन के जो अणु हैं उन अणुओं में बंध देखते हैं। भाई अगर एकल बंध है तो एन, द्विबंध है तो इन, त्रिबंध है तो आइन। इस प्रकार से हम उनका अनुलग्न लगाते हैं। भाई कार्बन की संख्या को गिनकर उसका पूर्वलग्न लगा दिया, बंध के आधार पर उसका अनुलग्न लगा दिया। इसके पश्चात पूर्वलग्न और जो अनुलग्न होता है इन दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़कर हाइड्रोकार्बन का पूरा नाम लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम बात करें कि 3 कार्बन हैं, 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, ठीक है। ये प्रोप तो हो गया पूर्वलग्न। इसके बाद में मान लो सिंगल बॉन्ड है सब में, या मान लो यहाँ डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड के आधार पे हम इसमें इन लिखेंगे, अनुलग्न। इन दोनों को जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा प्रोपीन। तो ये होता है IUPAC में नामकरण का तरीका। हम खूब सारे एग्जाम्पल और इसको बड़े ही डिटेल से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो पूरी की पूरी नामकरण पत्ती पे ही रहेगी। और जिस भी साथी को नामकरण कार्बन यौगिकों के नहीं आते हैं तो वो कंप्लीट वीडियो को देखें, उसके बाद आपको नामकरण संबंधी कोई भी समस्या नहीं रहेगी। तो इन चीज़ों के आप अच्छे से नोट्स बनाएं, बार बार याद करें, तो आपको ये चीज़ें बड़ी आसान लगेगी। और फ्यूचर में भी कोई भी एग्ज़ाम हो, भले ही रीट है, 3rd ग्रेड है, और चाहे आप CET की दो, वीडियो, पटवार, कोई भी भर्ती का परीक्षा अगर आप देते हो, तो इस टॉपिक का जो भी प्रश्न आएगा वो इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पूर्वलग्न का निर्धारण। ये आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। अभी रीट जो एग्ज़ाम हुआ था 3rd ग्रेड टीचर भर्ती का 2026 के अंदर, उसके अंदर यहाँ से प्रश्न एक आया था। अब जिन साथियों को कार्बन की संख्या पता थी उन्होंने इजीली इस प्रश्न को सोल्व कर दिया। कार्बन एक मैथ होता है, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स। कार्बन एक को मैथ कहते हैं, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स। लगभग साथी जो इसको यहीं तक याद करते हैं, लेकिन 3rd ग्रेड जो शिक्षक भर्ती थी उसमें 10 तक पूछे गए थे। तो 7 के लिए हेप्ट होता है, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और कार्बन 10 के लिए डेक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो कार्बन एक का नाम मैथ होता है, 2 का एथ, 3 का प्रोप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का नॉन और 10 का डेक। ये होता है कार्बन यौगिकों का नामकरण। कार्बन की संख्या 1 है तो मैथ, 2 होगी तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम अनुलग्न देखते हैं। ये तो पूर्वलग्न हो गए, ठीक है। अनुलग्न की अगर हम बात करें, अनुलग्न में यदि एकल बंध है यानी सिंगल बॉन्ड अगर दिया हो तो एन आता है। अगर एकल बंध है तो शब्द क्या आएगा, एन आएगा। वहीं अगर द्विबंध लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है, तो शब्द आएगा इन, ठीक है। और वहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध है, तो शब्द आएगा आइन, ठीक है। एकल बंध है तो एन, द्विबंध है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो इस प्रकार अनुलग्न जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। भाई अगर सिंगल बॉन्ड एकल बंध है तो एन, द्विबंध है तो इन, त्रिबंध है तो आइन, ये अनुलग्न होते हैं।
पुरोलगन कार्बन की संख्या का आधार होता है। अनुलगन बंध के आधार पे दिया जाता है। एक बंध है तो एन, दो बंध है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अब हम कार्बन की एक एक श्रेणी को पढ़ते हैं और सबसे पहले हम जिस श्रेणी को पढ़ते हैं उस श्रेणी का नाम है एल्केन श्रेणी। भाई एल्केन श्रेणी क्या होती है? एल्केन श्रेणी में याद करें तो इसमें कार्बन कार्बन के मध्य, भाई एल्केन के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य सदैव एकल बंध पाया जाता है। एल्केन श्रेणी में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। शब्द देखो, एल्केन, एन की ध्वनि आ रही है, एल्केन में एन की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। भाई एल्केन के अंदर कार्बन और कार्बन के मध्य सदैव एकल बंध होता है। इसका अनुलगन एन होता है। कार्बन का अनुलगन, इसके अंदर एल्केन श्रेणी का अनुलगन क्या होता है? एन होता है। इन्हें संतृप्त यौगिक, एल्केन श्रेणी के यौगिक हैं, इन्हें संतृप्त यौगिक या पैराफिन्स भी कहते हैं। इस शब्द को अच्छे से याद करें कि एल्केन श्रेणी के जो यौगिक होते हैं उनको पैराफिन्स भी कहते हैं। एल्केन श्रेणी जो होती है इन्हें संतृप्त यौगिक भी कहते हैं या फिर इनका दूसरा नाम होता है पैराफिन्स भी कहते हैं। और इस श्रेणी के यौगिकों का जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n+2। वेरी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। सूत्र है CnH2n+2। ठीक है, n का मतलब हो गया कार्बन की संख्या। अगर यहाँ एक कार्बन है तो एक आएगा, दो है तो दो आएंगे, तीन है तो तीन आएंगे, चार है तो चार आएंगे। n का जो मान है ये कार्बन की संख्या होती है। ठीक है, तो एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n+2। तो एल्केन श्रेणी से रिलेटिव हमने पढ़ा कि इनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। एल्केन श्रेणी का अनुलगन एन होता है। इन्हें संतृप्त यौगिक या पैराफिन्स भी कहते हैं। एल्केन श्रेणी के जो यौगिक हैं इन्हें संतृप्त यौगिक भी कहते हैं या इनका दूसरा नाम पैराफिन्स होता है। और इस श्रेणी के यौगिकों का जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n+2 होता है। इस श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अब हम नेक्स्ट श्रेणी पढ़ेंगे, इसका नाम है एल्केन के बाद में एल्कीन श्रेणी। देखो शब्द से ही पता चल रहा है, एल्कीन, इन की ध्वनि आ रही है। एल्कीन श्रेणी, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य, भी दो कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। जैसे ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन है, इनके मध्य द्विबंध जो है वो पाया जाता है, इसीलिए इसे एल्कीन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इनका अनुलगन इन होता है। इनका अनुलगन क्या होता है? इन होता है। भाई एल्कीन श्रेणी जो है इनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है। एल्कीन श्रेणी जो है इनका अनुलगन इन होता है। तीसरा पॉइंट, इन्हें असंतृप्त यौगिक भी कहते हैं। एल्कीन श्रेणी जो है इन्हें क्या कहते हैं? असंतृप्त यौगिक भी कहते हैं। चौथा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एल्कीन जो श्रेणी होती है इसके अंदर ये ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके तेलीय द्रव बना लेते हैं, इसीलिए इन्हें ओलिफिन्स भी कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एल्कीन श्रेणी के जो यौगिक होते हैं ये ब्रोमीन जल से क्रिया करते हैं। याद रखें इस बात को कि किस श्रेणी के यौगिक ब्रोमीन जल से क्रिया करके तेलीय द्रव बनाते हैं। तो एल्कीन श्रेणी के जो यौगिक हैं ये ब्रोमीन जल से क्रिया करेंगे तो तेलीय द्रव बनाते हैं और इन्हें ओलिफिन्स भी कहते हैं। और एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र जो है वो CnH2n होता है। भाई एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र जो है वो CnH2n होता है। और इस श्रेणी के सर्वाधिक छोटे एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। भाई जैसे मैथेन होता है तो मैथीन नहीं हो सकता, क्योंकि जो एल्कीन श्रेणी है उसमें कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड सदैव 2 कार्बन के बीच में ही लगता है। तो एल्कीन श्रेणी के लिए सबसे छोटा जो एल्कीन श्रेणी का यौगिक बनेगा उसमें भी कम से कम 2 कार्बन उपस्थित होने बहुत आवश्यक हैं। तो एल्कीन श्रेणी एक बार फिर से देख लेते हैं। एल्कीन श्रेणी में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है। एल्कीन श्रेणी का अनुलगन इन होता है। इन्हें असंतृप्त यौगिक भी कहते हैं और ये ब्रोमीन जल से विक्रिया करके तेलीय द्रव बना देते हैं, इसीलिए इन्हें ओलिफिन्स भी कहते हैं।
एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, और इस श्रेणी के सर्वाधिक छोटे एल्कीन जो है उनमें भी कम से कम 2 कार्बन तो उपस्थित होते ही हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एल्कीन श्रेणी के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एल्काइन श्रेणी के बारे में कि एल्काइन श्रेणी क्या थी। अगर हम बात करें एल्काइन श्रेणी की, तो एल्काइन श्रेणी के अंदर जो कार्बन कार्बन है, एल्काइन श्रेणी में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है। देखो, एल्काइन श्रेणी जो होती है इसके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध जो है वो पाया जाता है। एल्काइन, इनका अनुलग्न भी क्या होता है? आइन होता है। एल्काइन श्रेणी का अनुलग्न भी क्या होता है? आइन होता है। इनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। एल्काइन श्रेणी के जो यौगिक हैं इनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इस श्रेणी के भी लघुत्तम सदस्य में 2 कार्बन होना आवश्यक है कि भाई एल्काइन श्रेणी जो है इसके अंदर भी कम से कम 2 कार्बन तो होने ही चाहिए। और एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र जो है वो CnH2n-2 होता है। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र जो है वो CnH2n-2 होता है। तो एल्काइन श्रेणी की बात करें तो इसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। एल्काइन श्रेणी का अनुलग्न आइन होता है। इनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इस श्रेणी का जो छोटे से छोटा सदस्य है उसमें 2 कार्बन होते ही हैं और इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने कार्बन यौगिक से रिलेटिव जो विशेष पॉइंट थे वो सारे हमने रीड कर लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। भाई कार्बन हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो यौगिक बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कि हाइड्रोकार्बन को 2 आधार पे बांटा जाता है, विवरंत और सैवरंत। विवरंत में संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तो एल्केन होता है। असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन बनते हैं। सैवरंत श्रृंखला में एलिसाइक्लिक होता है और एरोमेटिक यौगिक बनता है। फिर हमने पढ़ा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है कि संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध जो है वो पाया जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध भी हो सकता है या त्रिबंध भी हो सकता है। फिर हमने पढ़ा एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक जो है वो एलिफेटिक होते हैं, जलाने पर बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं। और एलिसाइक्लिक यौगिक का उदाहरण हमने पढ़ा साइक्लोहेक्सेन। फिर हमने पढ़ा एरोमेटिक यौगिक। इनको जलाने पर काले धुएं के साथ जलते हैं, वह अन्य एरोमेटिक गुण जो है वो दर्शाते हैं। इसका उदाहरण हमने पढ़ा बेंजीन को, कि बेंजीन एरोमेटिक यौगिक जो है इसका उदाहरण होता है। फिर हमने पढ़ा कि भाई कार्बन यौगिकों की नामपत्ति। सबसे पहले हमने पढ़ी रूढ़पत्ति, फिर व्युत्पन्न और फिर IUPAC पद्धति। IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। रूढ़पत्ति में क्या होता था कि जो कार्बन यौगिक थे उनका नामकरण उनके प्राकृतिक स्रोत या गुणों के आधार पर किया जाता था। जैसे CH4 मार्श गैस है तो इसका उत्पन्न, क्योंकि ये गैस दलदल से प्राप्त हुई थी इसीलिए इसको मार्श गैस भी कहते थे। CH3OH इसे काष्ठ स्प्रिट या लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त होने के कारण काष्ठ स्प्रिट भी कहते हैं। CH3COOH एसिटिक अम्ल, क्योंकि सिरके को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता था इसीलिए इसका नाम एसिटिक अम्ल हुआ। HCOOH फार्मिक अम्ल, क्योंकि चींटी से जो एसिड प्राप्त होता था उसको फार्मिका, चींटी का नाम होता था फार्मिका, इसीलिए इसको फार्मिक अम्ल कहते हैं क्योंकि ये चींटी के डंक में पाया जाता था। फिर आया लैक्टिक अम्ल, लैक्टम यानी दूध से प्राप्त होने के कारण। फिर हमने 3 ग्रुप पढ़े कि अगर सीधी श्रृंखला में हो कार्बन जुड़े हुए तो N लगता है, अगर कार्बन इस टाइप से जुड़े हो जैसा आप देख रहे हो तो आइसो समूह बोलते हैं, और यदि एक कार्बन के चारों तरफ CH3 जुड़े हो तो इसे हम नियो समूह भी कहते हैं। फिर हमने व्युत्पन्न पद्धति पढ़ी जिसके अंदर कार्बन यौगिकों का नामकरण सरल यौगिकों के व्युत्पन्न के आधार पर किया जाता था।
जैसे मेथेन का नाम था ट्राइल मेथिल मेथेन और एसिटिक अम्ल का नाम था आइसोप्रोपिल या एसिटिक अम्ल। फिर हमने पढ़ा IUPAC पत्ती, भाई कार्बन यौगिकों की सबसे मान्य नामकरण की पत्ती है तो वो IUPAC है। इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसका पूर्वलगन लगाते हैं, अणु में उपस्थित बंध के आधार पर उसका अनुलगन लगाते हैं, फिर पूर्वलगन और अनुलगन को जोड़कर हाइड्रोकार्बन का पूरा नाम जो है वो लिखा जाता है। फिर पूर्वलगन की बात करें तो पूर्वलगन में हमने ये पढ़ा कि कार्बन 1 को मैथ कहते हैं, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक भी कहते हैं। इसके पश्चात हमने पढ़ा अनुलगन के बारे में। अगर अनुलगन की हम बात करें तो अगर एकल बंध पाया जाए कि कार्बन कार्बन के मध्य यदि केवल एकल बंध है तो एन आता है, द्विबंध है तो ईन आता है, और यदि त्रिबंध पाया जाए तो उसके लिए आयन शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं एल्कीन श्रेणी की। तो एल्कीन श्रेणी के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। शब्द से पता चला एल्केन, एन की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब इसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। इनका अनुलगन एन होता है। इन्हें संतृप्त यौगिक या फिर पैराफिन्स भी कहते हैं। और एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। फिर एल्कीन श्रेणी के बारे में पढ़ा कि भाई इसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है, अनुलगन ईन होता है, इन्हें असंतृप्त यौगिक भी कहते हैं। और एल्कीन श्रेणी के यौगिक ब्रोमीन जल से क्रिया करके तेलीय द्रव बनाते हैं, इसीलिए इन्हें ओलिफिन्स भी कहते हैं। ठीक है। और इस श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। और एल्कीन श्रेणी में सर्वाधिक छोटे एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन तो उपस्थित होने ही चाहिए। इसके पश्चात हमने पढ़ा एल्काइन श्रेणी कि कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। एल्काइन श्रेणी का अनुलगन आयन होता है। इनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। एल्काइन श्रेणी का लघुत्तम सदस्य भी 2 कार्बन का होता है और इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ठीक है। इम्पोर्टेंट टेबल है जिसको हमें याद रखना है। ठीक है, ये याद रखने वाली है कि एसिटिक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है, कवथनांक 391 होता है। क्लोरोफॉर्म का गलनांक 209 होता है, कवथनांक 334 होता है। एथेनॉल का गलनांक 156, कवथनांक 351। मेथेन का गलनांक 90 और कवथनांक 111 होता है। कई बार यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कुछ प्रक्रियात्मक समूह हैं जो आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि जब हम नेक्स्ट वीडियो में नामकरण पढ़ेंगे तो इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा। भाई अगर हम हैलोजन ग्रुप की बात करें, क्लोरो, ब्रोमो, इनके लिए तो क्लोरो के लिए Cl, ब्रोमो के लिए Br शब्द का प्रयोग किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट याद रखें कि ऑक्सीजन जो विषम परमाणु समूह हैं, ऑक्सीजन विषम परमाणु समूह के अंदर एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल आते हैं। एल्कोहल की पहचान याद रखें, OH लगा होगा। ठीक है। और ध्वनि आएगी ओल की। एल्डिहाइड में ध्वनि एल की आएगी और इस प्रकार का ग्रुप लगा होगा। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और H लगा होगा। कीटोन में याद रखें कि कार्बन जो है डबल बॉन्ड O ही जुड़ा होगा और ध्वनि आएगी नॉन की। ठीक है, जैसे प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, हेक्सेनॉन, इस प्रकार की जो आवाज़ है उनके अंदर कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में याद रखें कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O होगा और OH होगा और इसका जो नामकरण होगा उसमें ओइक अम्ल शब्द, जैसे हम पढ़ते हैं एथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक, प्रोपेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल, तो इस प्रकार के जो सारे जो शब्द होते हैं वो कार्बोक्सिलिक समूह के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नामकरण को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। और जिन भी साथियों को नामकरण में दिक्कत है, कार्बन यौगिकों के नामकरण नहीं आते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। और इस प्रकार से हमने पहले कार्बन की विशेषता पढ़ी। इसके पश्चात हमने कार्बन यौगिकों के बारे में वर्गीकरण भी पढ़ लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कार्बन का नामकरण पढ़ेंगे और फिर हमारा आगे कार्बन के अप्रूप चलेंगे और फिर बहुलक और जिस प्रकार से CET के अंदर पाठ्यक्रम में जो टॉपिक दिए गए हैं उनको हम तैयार करेंगे। पूरा डिटेल से हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, न कोई गाइड या बुक आपको देखनी होगी। ठीक है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, चैनल को
सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।